नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे इस वीडियो पे। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट साइंस की आप लोगों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 36। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे धातु व अवधातु, लेकिन आज की जो वर्कशीट है इसमें आपका चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। आपको जितने अभी तक आपने धातु अधातु के सारे वर्कशीट्स की हैं उसके बेसिस पे आपकी पूरी आज क्वेश्चन आंसर्स की वर्कशीट आई है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए। आप आज स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको सारे आंसर्स आपको पूरी थ्रू आउट द वीडियो आपको आंसर्स ही मिलेंगे। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी चलने वाली, तो बहुत लंबी वर्कशीट दी गई है आज आपको आज ये काम करने में भी टाइम लगेगा, 1 घंटा कम से कम लग जाएगा। लेकिन हम 1 घंटे का टाइम लेंगे, 10-15 मिनट में इस वीडियो में आपको इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स दे देंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सारे प्रश्न के उत्तर एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वास्तुनिष्ठ प्रश्न, मीन्स थोड़े से एमसीक्यूज टाइप हैं। फर्स्ट है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ये यौगिक जल में भी विलय है, तो ये कौन सा तत्व है दोस्तों? ये है कैल्शियम। दूसरा है धात्विक ऑक्साइड की प्रक्रिया डैश होती है, तो बताइए दोस्तों क्या है? आप लोगों का आंसर है दूसरा क्षारीय। ठीक है, जो धात्विक प्रक्रिया है, जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी जो प्रकृति है वो कौन सी है? क्षारीय। तीसरा है अधातु जो विद्युत की सुचालक है वो कौन सा है? एक ही अधातु है दोस्तों, वो है ग्रेफाइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 3 क्वेश्चन तो इजीली हो गए। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम की उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय है कौन कम। तो देखिए दोस्तों, जो सिल्वर है सबसे कम सक्रिय है, फिर उसके बाद कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। तो ये है उसकी सक्रिय, सबसे पहले सिल्वर आपका एजी, फिर कॉपर, देन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। ये है इसकी सक्रियता। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? जिसमें अरेंज किए जाते हैं इन सबको बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? जिसमें कौन सा धातु अभिक्रियाशील ज़्यादा है कम है उसके बेसिस पे उनको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील से लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। तो ज़्यादा या कम? कम अभिक्रियाशील धातुएं अपने से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से विस्थापन कर सकती है। ठीक है दोस्तों। फिर सातवां, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन के नाम बताइए, धन आयन और ऋण आयन। तो क्या होगा दोस्तों? जो अधातु होते क्या बनाता है? धन आयन की ऋण आयन? वो बनाता है ऋण आयन। फिर नेक्स्ट है कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसे किसी एक धातु का नाम बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर है सिल्वर और सोना, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए 8 क्वेश्चन बहुत इजीली हो गए। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु वो है आपकी एल्यूमिनियम। ठीक है। 10th क्वेश्चन है किसी तत्व ई जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो दोस्तों बहुत सा आसान है, उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान नहीं है, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो क्या होगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और अगर ग्रहण कर रहा है तो ये धातु हुआ अधातु? ये हुआ हमारा अधातु, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो चलिए अभी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं।
आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा कीजिए। आपको 3 रिएक्शंस दी गई हैं। जब आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी। तो चलिए इनकी अभिक्रिया हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है अभिक्रिया। जब आयरन रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। और हीट एनर्जी मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर। आशा करते हैं अभी तक आपको सब क्लियर होगा और हम थोड़ा जल्दी ही चल रहे हैं क्योंकि आगे बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत बेसिक डिस्कस किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट का आपका। प्राय जब धातु की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीज या मैग्नीशियम के अतिरिक्त तनु HNO3 के साथ करवाई जाती तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये भी हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं ध्यान है तो पीछे जाके जो धातु अधातु के वर्कशीट्स हमने समझी थी उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। ऑल तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन दे देंगे लेकिन वो वर्कशीट्स आप ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, तो ये है कि जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन HNO3 के साथ नहीं निकलती क्योंकि HNO3 के क्या है, प्रबल ऑक्सीजन कारक है जो कि हाइड्रोजन प्राप्त होता है जो उसको ऑक्सीजीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट होते ही वो पानी बना देता है और खुद नाइट्रेट के अलग अलग ऑक्साइड बना देता है, लेकिन NO नाइट्रोजन ऑक्साइड में बन जाता है। लेकिन जो मैग्नीशियम और ये हैं वो उसके साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं एक स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु और अधातुओं के नमूने के बीच विभेद करें। तो दोस्तों देखिए, हथौड़े से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास धातु अधातु दोनों होंगे, हथौड़े से मारेंगे। अगर वो चादर में बदल गया तो किसकी प्रॉपर्टी हुई दोस्तों, वो प्रॉपर्टी हुई हमारी धातु की। ठीक है, एक तो एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा कि अगर हमने उससे कुछ सर्किट बनाया, बैटरी बनाई, जैसे कि ये सारी, अगर उसमें वो बल्ब जल गया, जैसे कि हमने सर्किट बनाया, हमने यहाँ पे सर्किट बनाया जैसे और बल्ब जल गया, तो मतलब ये जो सर्किट में आपकी चीज़ यूज़ हुई है वो क्या है, धातु है, क्योंकि वो सुचालक होता है। लेकिन अगर सर्किट नहीं जला, आपका बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, अधातु। तो चलिए एक बार इसका रिटर्न आंसर देख लेते हैं। उसका बी पार्ट है धातु और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर। जब हम जब बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातु विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है, जिससे हमें पता चलता है कि धातु विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है। अब उसके बाद है प्रथम प्रयोग से हमें पता चलता है कि अघात्य वर्त्य का गुण किसका होता है, धातु का, जिसकी वजह से उसको चादरों में बदला जाता है, जबकि अधातु में गुण नहीं पाया जाता। और दूसरे प्रयोग से पता चलता है कि अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 4 है आपका दोस्तों कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण अभिक्रियाओं सहित लिखिए। दोस्तों आप, मुझे पता है ये भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब 6HCl मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा जो कि क्षारकीय होगा। और अगर NaOH मीन्स क्या होता है, NaOH वो मात्रा होता है क्षार, ये बनाएगा तो ये अम्लीय होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों कि
आपको कारण बताने पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता। इस्पात मीन्स आयरन। ओके। सेकंड है आभूषण बनाने में सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है, क्यों? थर्ड है सोडियम और पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो चलिए इन तीनों के आंसर्स देख लेते हैं। ओके ओके। तो देखिए दोस्तों, जो पहला है कॉपर ठंडे पानी गर्म जल या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन लोहे भाप के साथ प्रतिक्रिया कर जाता है। तो यदि पानी की टंकी स्टील की बनी होगी तो लोहा गर्म पानी के साथ बनने वाली भाप के साथ प्रक्रिया कर जाएगा, तो और उसके साथ ये रिएक्शन होगी, तो इसलिए नहीं होता। सेकंड आंसर है आपका कि सोना और चांदी वाला। तो इसमें क्या होता है, धात्विक चमक होती है एवं में आघात्यवर्तक और तन्य धातु होते हैं, इसलिए ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और तीसरा है कि ये जो धातुएं हैं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और ये पानी मतलब जैसे ही इन्हें बाहर निकालो ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, तो इसी वजह से इन तीनों को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद सेवंथ आंसर आपका डिस्कस कर लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स है पहले। सिक्स आपका जिंक मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड में निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। ये आपको धातु दिए गए हैं, जिंक मैग्नीशियम कॉपर, ये तीन धातु हैं, जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। तो इनके साथ क्या रिएक्शन होगी और ये सब आपको बताना है। तो देखते हैं दोस्तों आंसर इसका। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है ये रहे आपके धातु और जिंक मतलब, और ये जिनके साथ रिएक्शन होनी है। तो जिंक ऑक्साइड को देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड जब जिंक के साथ तो कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम को विस्थापन कर देगा, कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो जिंक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम के साथ में नहीं करेगा, ना ही कॉपर के साथ करेगा। और जो कॉपर ऑक्साइड है जिंक को विस्थापन कर देगा, मैग्नीशियम को विस्थापन कर देगा और कॉपर को विस्थापन नहीं करेगा। तो ये था आपका छठे का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। आपका प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, किसी एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघात्यवर्ता सबसे अधिक हो, और दूसरा है जिसकी ऊष्मा का सुचालक सबसे अधिक होता है, तीसरा जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो सातवें का आंसर है दोस्तों सोना सिल्वर एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें था जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती वो है एल्यूमिनियम। आठवां है एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो दोस्तों एक तो वो आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है, दूसरा विद्युत का सुचालक है और आघात्यवर्तक होता है, और धातु एक शक्तिशाली अपचायक है, इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, ज़रा समझिएगा उसे। जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है तो वह एक क्षारीय लवण देता है। ठीक है दोस्तों, X की जब हमने कराई तो क्षारीय लवण आता है और जिसका सूत्र बनता है XOH, और गैस हमारी बनी Z, और ये आसानी से आग भी पकड़ लेता है। तो XYZ की पहचान करनी है। तो दोस्तों पहली बात, अगर ये आसानी से आग पकड़ रहा है तो आपका सोडियम लिथियम पोटेशियम में से कुछ भी हो सकता है आपका X। और अगर हम सोडियम लेके चलते हैं, X आपका सोडियम है, Y आपका है NaOH और Z है, क्योंकि उसने बोला कि जब रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो ये इसने रिएक्शन की, ये X ये पानी से रिएक्शन हुई तो आपका प्रोडक्ट बना Y जिसमें कि हाइड्रोजन गैस में निकली, डेट इज Z। तो दोस्तों ये था आपका नाइन्थ का आंसर। फिर उसके बाद हम आपका टेंथ का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, दिए गई संरचना को देखिए और लिखिए रासायनिक सूत्र। आपको जो ये दी गई है तो ये है Na2O। धातु आपका है इसमें सोडियम, अधातु है इसमें ऑक्सीजन, ऋण आयन क्या होगा दोस्तों,
ऋण आयन इसमें होगा आपका ऑक्सीजन और धन आयन आपका होगा सोडियम। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 10th का आंसर। आपका जो बना वो है ये सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन और धन आयन होगा आपका सोडियम। तो चलिए अब जो सी पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर है एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं ए और बी से बनने वाले यौगिक के निर्माण में ए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो क्या होगा, धातु। और बी क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर, ये हो गया अधातु। ठीक है दोस्तों, ए और बी के बीच बनने वाला बंधन और ए और बी से इसका यौगिक सूत्र क्या बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चले देखते हैं कैसे होगी इसकी रिएक्शन, क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर ये रहा। तो आयनिक बंधन बनेगा और क्या होगा, AB2। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये आपको पता है ऐसे करते हैं, इसके पास 2 इसके पास से एक्सचेंज करेंगे तो हो गए AB2। ठीक है, अब उसके बाद है उसका बी पार्ट, MgCl2 का गठन उसी प्रकार से आपको करना है। तो देखिए, हाँ, इसी प्रकार से बनने वाले MgCl2 अणु का निर्माण का वर्णन कीजिए। सी पार्ट है, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में ही विद्युत का संचालक करता है, ऐसा क्यों। और डी पार्ट है, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये सब आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। जी दोस्तों, सी पार्ट है, जब NaCl को पिघलाया जाता है तो जो आयन होते हैं बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं, इसलिए विद्युत का संचालन करते हैं। और डी पार्ट है, Na+Cl में क्या होता है, मजबूत आयनिक बॉन्ड होता है, आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, तो इसी वजह से हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है उनको। उनका क्वथनांक हाई इसलिए होता है क्योंकि उसको करने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दोस्तों अगर आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं है तो उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने इसकी पुरानी वर्कशीट्स में दिया हुआ है, वो वर्कशीट्स आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। वो है आपका एक्वा रीजिया के बारे में। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो, सॉरी, थर्ड से पहले आपका है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणों के आधार पर आपको धातु अधातु में अंतर बताने हैं। तान्यता, देखिए दोस्तों साफ सी बात है, तान्यता और आघात्यवर्तक की बात करेंगे और विद्युत सुचालक की बात करेंगे, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं। और इसके क्रॉस में कि नहीं होते, नहीं होते, कौन से हो, के अधातु होते हैं। और ये भी हमने सबसे पहली जो वर्कशीट थी जिसमें हमने बहुत ही वो था तो उसमें एक्सप्लेन किया था, वो उसको से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, आपको याद भी हो गया होगा अभी तक तो। ठीक है दोस्तों, अब इसका आज की वर्कशीट का फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, एक्वा रीजिया क्या है और इसका बी पार्ट है, धातुओं की अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया कर संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट एंड दिस चैप्टर में भी। ओके, एक्वा रीजिया क्या है, अम्लों का एक मिश्रण है जिसमें मेनली नाइट्रिक अम्ल और HCl के से मिलके ये बना होता है। और रिएक्शन है Fe+CuSO4, ये बनाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। फाइनली बहुत लंबी वर्कशीट थी, आंसर फॉरवर्ड में नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे आंसर से देखने थे आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, और मंडे को मिलेंगे हम लोग। और दोस्तों अगर आप लोगों को पुरानी वर्कशीट्स देखनी है धातु अधातु तो बिल्कुल देख सकते, कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पुरानी धातु अधातु की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं वर्कशीट्स की। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।